इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के लेक्चर्स में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे दो वेरिएबल्स की डिफरेंशिएबिलिटी के विषय में, दो वेरिएबल्स के फंक्शंस के बारे में, और यह लेक्चर नंबर 12 है। पहला परिचय हम कराएंगे दो वेरिएबल्स के फंक्शंस के लिए डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट का, और फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक शर्तों को डिराइव करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पर्याप्त शर्तों को भी। सिंगल वेरिएबल की डिफरेंशिएबिलिटी को केवल याद करने के लिए जिसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा है, वे थी तीन कॉन्सेप्ट जो हमारे पास हैं। सिंगल वेरिएबल के फंक्शंस के डिफरेंशियल को परिभाषित करने के लिए एक डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस था। यदि इस लिमिट एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स है, जिसे हम कहते हैं फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एक्स पर, और इसे एफ प्राइम एक्स से दर्शाया गया। यदि यह डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो अधिक सामान्य है, और हम अब वास्तव में इसका उपयोग एक से अधिक वेरिएबल फंक्शंस के डिफरेंशिएबिलिटी को डिराइव करने के लिए करते हैं। और इस मामले में हमने देखा है कि अगर हम इस डेल्टा वाई को एक्सप्रेस कर सकें, जो कि डेल्टा वाई में परिवर्तन है जब भी हम एक्स में डेल्टा एक्स को बदलते हैं, और यदि हम व्यक्त कर सकते हैं इस चेंज को इस डी वाई प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स के टर्म्स में, डी वाई जिसे हम डिफरेंशियल कहते हैं, वह डेल्टा एक्स में एक लीनियर टर्म था और यह ए टाइम्स डेल्टा एक्स यहाँ था। डेल्टा एक्स से इंडिपेंडेंट था और यह एप्सिलॉन टर्म निश्चित रूप से शून्य होगा जब डेल्टा एक्स शून्य होगा। एक तीसरा था डिफरेंशिएबिलिटी के परीक्षण के लिए उपयोगी, और हमने देखा है कि अगर यह भागफल यहाँ डेल्टा वाई माइनस टी वाई ओवर डेल्टा एक्स, और जब हम इस लिमिट को लेते हैं जब डेल्टा एक्स शून्य हो जाता है तो यह शून्य हो जाती है, तब हम फंक्शन को डिफरेंशियल कहते हैं। तो यह सिर्फ इस रिलेशन का परिणाम था जब हम इस टी वाई को बाईं ओर लेते हैं और डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं इस लिमिट को लेते हुए, क्योंकि एप्सिलॉन शून्य हो गया है, हमें यह रिलेशन इस रिलेशन से प्राप्त होती है। लेकिन यह कई मामलों में डिफरेंशिएबिलिटी की जांच के लिए उपयोगी था। लेकिन यहाँ कौन सा पॉइंट था जो ये तीनों परिभाषाएं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बराबर हैं? डेरिवेटिव का एक्सिस्टेंस। हमने देखा है कि यह सिंगल वेरिएबल के फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को दर्शाता है। लेकिन आज हम क्या देखेंगे कि डेरिवेटिव्स का एक्सिस्टेंस, जिसे हम एक्स या वाई के संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं, वह पर्याप्त नहीं है दो वेरिएबल के फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। उदाहरण के लिए, यहाँ बस दो वेरिएबल के फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को परिभाषित करने के लिए हमने इस फंक्शन z को एफ एक्स वाई के बराबर लिया है, और यह कहलाता है डिफरेंशिएबल पॉइंट एक्स वाई पर एक जनरल पॉइंट एक्स वाई। यदि इस पॉइंट पर हम z में इस परिवर्तन को बता सकते हैं, अब हमारे पास z है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में x और y पर, तो x y यहाँ इंडिपेंडेंट हैं। अगर यह परिवर्तन डेल्टा y में बराबर है a टाइम्स डेल्टा x प्लस b टाइम्स डेल्टा y प्लस एप्सिलॉन 1 टाइम्स डेल्टा x और एप्सिलॉन 2 टाइम्स डेल्टा y, तो यह बस परिभाषा का विस्तार है जो हमने एक वेरिएबल के फंक्शन के लिए उपयोग किया है। और अब इस मामले में फिर से यह a और b डेल्टा x और डेल्टा y, और इस एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 से इंडिपेंडेंट हैं। उन्हें निश्चित रूप से तब शून्य होना चाहिए जब डेल्टा x डेल्टा y शून्य हो, तो फिर हमारे पास यह लीनियर टर्म है, और फिर यह क्वाड्रेटिक या नॉन लीनियर टर्म है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि डेल्टा x की एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 पर डिपेंडेंसी क्या है। तो हमारे पास यहाँ लीनियर टर्म है, और इस शेष को पास करते हैं। यहाँ फिर से a और b डेल्टा x और डेल्टा y से इंडिपेंडेंट हैं, और एप्सिलॉन 2 डेल्टा x और डेल्टा y के फंक्शंस हैं इस प्रकार की यह एप्सिलॉन 1 शून्य के बराबर है जब हम इस लिमिट को लेते हैं, तो डेल्टा x शून्य हो जाता है और डेल्टा y शून्य हो जाता है। यह एप्सिलॉन 2 भी जब हम इस लिमिट को डेल्टा x डेल्टा y के रूप में लेते हैं, दोनों शून्य हो जाते हैं। एप्सिलॉन 2 शून्य होना चाहिए। इस लीनियर फंक्शन फिर जो एक डेल्टा x प्लस b डेल्टा y
को कुल डिफरेंशियल कहा जाता है। हमने सिंगल वेरिएबल के फंक्शन के मामले में भी परिचय दिया है। यहाँ इसे z का कुल डिफरेंशियल कहते हैं इस पॉइंट पर, जो कि जनरल बिंदु एक्स वाई है, और इसे डेल्टा z द्वारा डिनोट किया जाता है। अब हम इसे dz द्वारा डिनोट करते हैं, जो इस एक्सप्रेशन का लीनियर भाग है, और डेल्टा z जो z में परिवर्तन है जब हम डेल्टा x और डेल्टा y से x और y में बदलते हैं। यह dz, जिसे हम डिफरेंशियल टर्म या टोटल डिफरेंशियल कहते हैं, यह ए डेल्टा x और b डेल्टा y के बराबर है, जो इस सेट में परिवर्तन का लीनियर भाग है, जो हम डिनोट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने कल देखा कि डेल्टा x या dx वे एक ही हैं क्योंकि वे x में परिवर्तन की माप करते हैं। और इस मामले में क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसलिए डेल्टा x और डेल्टा y या dx या dy वे x और y अक्ष के साथ परिवर्तन की माप करते हैं। यह डेल्टा z फंक्शन वैल्यू में परिवर्तन है, जबकि यह dz अलग है, जो इस स्थिति में स्पर्शरेखा प्लेन के अनुदिश परिवर्तन है। एक वेरिएबल के मामले में यह स्पर्शरेखा रेखा के अनुदिश था। यदि यह डेल्टा x और डेल्टा y पर्याप्त छोटे हैं, तो इस dz जो कि z का डिफरेंशियल यह पॉइंट निकट एप्रोक्सीमेशन होगा, या डेल्टा परिवर्तन में परिवर्तन का एक अच्छा एप्रोक्सीमेशन होगा, जो डेल्टा z है। क्योंकि यह नॉन लिनियर टर्म यहाँ डेल्टा x और डेल्टा y के छोटे मानों के लिए है, वो शून्य हो जाएगा, और इस लीनियर टर्म द्वारा हमारे पास बहुत अच्छा एप्रोक्सीमेशन होगा, या कम से कम पॉइंट एक्स वाई के आसपास तो होगा ही। डिफरेंशिएबिलिटी का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। हमने सिंगल वेरिएबल के फंक्शन के मामले में यह देखा है कि इस पॉइंट x पर फंक्शन की वैल्यू f(x) शून्य है। यह स्पर्शरेखा रेखा है, जिसका अर्थ है कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमने देखा है कि हम एक स्पर्शरेखा रेखा खींच सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इस फंक्शन को इस x शून्य पॉइंट के आसपास रख सकते हैं, जैसा कि इस स्पर्शरेखा द्वारा हम ग्राफ में भी देखते हैं। इस बिंदु x शून्य के आसपास भी हम इस स्पर्शरेखा रेखा द्वारा एक अच्छा एप्रोक्सीमेशन भी बना सकते हैं, कम से कम पॉइंट x नॉट के निकट। दो वेरिएबल के फंक्शंस के मामले में हमारे पास एक सिमिलर तर्क या इस अवधारणा का विस्तार है। यदि मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है x नॉट y नॉट, और फिर इस मामले में अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब हम इस पॉइंट के निकट स्पर्शरेखा प्लेन द्वारा लगभग एप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। सिंगल वेरिएबल के मामले में यह स्पर्शरेखा थी, और अब हमारे पास इस चित्र में दो वेरिएबल के फंक्शन हैं, और फिर हम एप्रोक्सीमेट बना सकते हैं इस स्पर्शरेखा प्लेन द्वारा, जो कि वास्तव में लीनियर भाग है, जो हमने वहां परिभाषा में देखा है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, अब हम डिराइव करेंगे। यदि यह सेट f(x, y) के बराबर है, तो यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जिसका मतलब है कि हम इस डेल्टा को व्यक्त कर सकते हैं। z बराबर है ए डेल्टा x प्लस बी डेल्टा y प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा y के। तब हम दिखाएंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, और उसके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं x और y के संदर्भ में उस पॉइंट पर जहां हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ की डिसकंटिन्यूइटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स x और y के संदर्भ में x और y बिंदु पर पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस है। ये दोनों डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक शर्तें हैं, क्योंकि हम यह दिखा देंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी का अर्थ है कि f कंटीन्यूअस है और पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं पॉइंट एक्स वाई पर। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि यह a यहाँ जो कांस्टेंट के रूप में मुक्त है डेल्टा x और डेल्टा y से, यह कुछ भी नहीं है पर पार्शियल डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर x के संदर्भ में f का, और यह भी यहाँ कुछ नहीं पर पार्शियल डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर y के संदर्भ में f का।
चलो यह सिद्ध करें। अगर हम मान लें कि यह f डिफरेंशिएबल है, जिसका अर्थ है कि हम यह डेल्टा z यहाँ लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ डेल्टा x और डेल्टा y में x और y बढ़ाया है, और यह अंतर कुछ नहीं है लेकिन डेल्टा z है, तो डेल्टा z के रूप में हम अभिव्यक्त करते हैं डेल्टा x प्लस b डेल्टा y प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा y डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा। तो अब अगर हम यहाँ लिमिट को डेल्टा x शून्य लेते हैं और डेल्टा y को शून्य लेते हैं तो क्या होगा? क्योंकि डेल्टा x शून्य हो जाता है और ये परिमित संख्या है तो यह गायब होगा और फिर से यह शून्य हो जाएगा। यहाँ भी क्योंकि एप्सिलॉन शून्य हो जाएगा और डेल्टा x था तो यह टर्म हो जाएगा और यह टर्म भी होगा। तो हमारे पास सिंपली यह होगा, जब हम लेंगे लिमिट डेल्टा x गोज़ टू शून्य और डेल्टा y गोज़ टू शून्य, हमारे पास होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई लिमिट जब डेल्टा x गोज़ टू शून्य डेल्टा y गोज़ टू शून्य, जो एफ एक्स वाई के, और यह केवल f की कॉन्टिन्यूटी है। कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए हम लेते हैं आसपास का एक पॉइंट और फिर हम लिमिट लेते हैं, और यह फंक्शन वैल्यू इंडिपेंडेंट होना चाहिए x और y से। ऐसे हम इस x y पॉइंट के करीब होंगे जब डेल्टा x होगा शून्य, डेल्टा y भी होगा शून्य किसी भी पथ पे। यह f की कॉन्टिन्यूटी थी जो हमने सिद्ध कर दी है। हमने यह माना कि यदि f डिफरेंशिएबल है तो हम इसे ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, और केवल इस लिमिट को लेकर ही हम देख चुके हैं कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो यह फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे, जो जरूरी कंडीशन है ये दूसरी वाली। हम फिर से मान लेते हैं कि f डिफरेंशिएबल है तो हम इस डेल्टा f या डेल्टा z को डेल्टा x b डेल्टा y और इस एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 के टर्म्स में व्यक्त कर सकते हैं। और अब क्योंकि डेल्टा x और डेल्टा y आर्बिट्रेरी हैं, हम आसपास में यहाँ कुछ भी चुन सकते हैं। तो हमने क्या सेट किया कि यदि हमने डेल्टा y शून्य के बराबर सेट किया और फिर डेल्टा x से विभाजित किया तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलता है यहाँ यह x प्लस डेल्टा x फिर डेल्टा y जो है शून्य माइनस एफ एक्स वाई और डेल्टा x से विभाजित हुआ है, तो यह यहाँ होगा, ये जो रहेगा। और फिर यहाँ डेल्टा y शून्य सेट है तो यह टर्म शून्य है, और फिर एप्सिलॉन 1 है क्योंकि हम डेल्टा x से विभाजित करते हैं, और यह टर्म हम शून्य करते हैं क्योंकि हमने डेल्टा y को शून्य सेट किया है। क्योंकि फिर से हम इस पॉइंट x y के पास हैं तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट x y के बारे में। हमने डेल्टा y को शून्य सेट किया, फिर से हम इस x एक्सिस के पास हैं। यहाँ डेल्टा x बराबर नहीं है शून्य के, और इसलिए हम कोई भी डेल्टा x और कोई भी डेल्टा y ले सकते हैं और यह रिलेशन होल्ड करना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि डेल्टा y को शून्य लिया है और फिर डेल्टा x से विभाजित किया है, और अब हम लिमिट लेते हैं इस डेल्टा x की जब यह शून्य हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा यह पार्शियल डेरिवेटिव, जहां f के पार्शियल डेरिवेटिव की परिभाषा विद रिस्पेक्ट टू x होगी और यह बराबर होगा। तो हमने यहाँ लिमिट लिया है दोनों पक्ष में लिमिट डेल्टा x गोज़ टू, और फिर यहाँ भी इस केस में लिमिट डेल्टा x हो जाती है शून्य। डेल्टा x इंडिपेंडेंट है डेल्टा y से, तो यह a ही रह जाएगा और यह एप्सिलॉन टर्म हो जाएगा शून्य। जैसे कि डेल्टा x होगा तो हमें यह रिलेशन मिलेगा कि एफ एक्स बराबर है एट एक्स वाई बराबर है a के। और अब इसी तरह हम डेल्टा x को शून्य सेट कर सकते हैं और फिर हम डेल्टा y से भाग कर सकते हैं और फिर से लिमिट लेकर डेल्टा y शून्य हो जाता है, तो हमें मिलेगा एफ एक्स वाई, सॉरी एफ वाई एक्स वाई होगा b। यहाँ अगर हम यह लिमिट लेते हैं तो डेल्टा y गोज़ टू शून्य, राइट हैंड साइड सिर्फ b होगा क्योंकि एप्सिलॉन 2 होगा जब डेल्टा y गोज़ टू शून्य। इस मामले में हमें मिल जाएगा y का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई पर जो बराबर है b के। तो हमने अब देख लिया है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस केस में x का पार्शियल डेरिवेटिव
इस पॉइंट पर एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा और कुछ और नहीं। यह संख्या ए है जो यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा में प्रदर्शित हो रहा है, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा और वैल्यू होगा बी जो यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा में अब हमने क्या देखा है कि यदि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब यह कंटीन्यूअस होना चाहिए, और न सिर्फ कंटीन्यूअस बल्कि पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पर जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। यदि एक कंडीशन फंक्शन की तरह कंटीन्यूअस नहीं है, या इनमें से एक दो पार्शियल डेरिवेटिव्स में से एक है जो एग्जिस्ट नहीं करता, उस स्थिति में हम तुरंत यह दावा कर सकते हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों आवश्यक शर्तें हैं। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स की उपस्थिति। यदि इनमें से एक भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तब हम तुरंत यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। परंतु यदि फंक्शन कंटीन्यूअस है और इसके साथ ही पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं पॉइंट एक्स वाई पर जहां हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उस स्थिति में हमें आगे की परीक्षा करनी होगी, क्योंकि ये आवश्यक शर्तें हैं जो इन दो परिस्थितियों पर आधारित हैं। हम यह नहीं कह सकते कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है या यह डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक शर्तें हैं। अब हम पर्याप्त परिस्थितियों की ओर कदम बढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, और इस केस में यदि z के पार्शियल डेरिवेटिव्स में से कोई भी एक एग्जिस्ट करता है और दूसरा संतत है एक पॉइंट एक्स वाई पर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एक्स वाई पर तो हमारे पास अब पर्याप्त परिस्थितियों के लिए क्या है कि अगर एक पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट करते हैं और यह आवश्यक शर्त है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, हमारे पास दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की एक्सिस्टेंस होनी चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी की चर्चा के लिए यह अब स्वाभाविक है, क्योंकि यह आवश्यक कंडीशन है कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट करते हैं। तो मूल रूप से सफिशिएंट कंडीशन के लिए हमें इसकी जांच करनी है कि यदि एक पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एक्स वाई पर। इसलिए हमें चाहिए कॉन्टिन्यूटी एक पार्शियल डेरिवेटिव की, और दोनों के एक्सिस्टेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक्सिस्टेंस डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आवश्यक कंडीशन है। तो हम यहां मानते हैं एफ वाई एग्जिस्ट करता है और एफ एक्स कंटीन्यूअस है। तो इस मामले में हम अब देखेंगे कि यह डेल्टा सेट क्या है। सेट में वेरिएशन जब x को डेल्टा x से y को डेल्टा y से वेरी करते हैं, तो अब हम यह अंतर कंसिडर करेंगे। हम देखेंगे कि क्या हम इस अंतर को व्यक्त कर सकते हैं a के टर्म्स में लीनियर फंक्शन प्लस यह एप्सिलॉन डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन से डेल्टा y। तो यहाँ अब आगे बढ़ेंगे हम एफ एक्स प्लस यह टर्म, और फिर हम इस एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई को घटाते हैं, और हमने यहाँ उसे ही जोड़ा है एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई जो पहले से ही अंतर में था। और फिर क्योंकि हम यहाँ एफ वाई और एफ एक्स के कॉन्टिन्यूटी का एक्सिस्टेंस ले चुके हैं, हम इन दो शर्तों का उपयोग करेंगे यह सिद्ध करने के लिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एफ वाई के एक्सिस्टेंस का मतलब है कि यह लिमिट यहाँ एफ एक्स वाई प्लस है, तो यह यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है। तो इसका मतलब है एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, हम वाई में एक वृद्धि करेंगे और उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू माइनस करेंगे और उसको विभाजित करेंगे इस वृद्धि डेल्टा वाई के, और लिमिट डेल्टा वाई लेते हुए यह एक्सिस्ट करता है कि एफ वाई के एक्सिस्टेंस का मतलब है कि यह पार्शियल डेरिवेटिव एक्सिस्ट करते हैं, तो यह एफ वाई के बराबर है। और अब उस आइडिया का उपयोग कर सकते हैं जिनका हमने पिछले लेक्चर में उपयोग किया है कि एक बार लिमिट दे दी गई तो हम परिभाषित कर सकते हैं, या हम कुछ एप्सिलॉन का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एफ इस एक्स और वाई प्लस यह डेल्टा वाई और माइनस इस एफ एक्स वाई ओवर यह डेल्टा वाई के बराबर है, या यहाँ माइनस साइन के साथ है। इसे माइनस करके एफ एक्स वाई को सेट करते हैं एप्सिलॉन
इस स्थिति में हम यह एप्सिलॉन 2 ले लेंगे और फिर बाद में हम एप्सिलॉन 1 को भी लागू करेंगे। यदि हम एप्सिलॉन 2 के लिए इस अंतर को सेट करें तो हम यह जानते हैं कि जब लिमिट लेते हैं यह डेल्टा एक्स या इस मामले में केवल यह डेल्टा वाई गोज़ टू 0 तो यह एप्सिलॉन 2 हो जाएगा 0, क्योंकि जब डेल्टा वाई होता है यह और कुछ नहीं एफ वाई होता है एक्स वाई पर। तो इसका हम अब उपयोग करेंगे और फिर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डेल्टा वाई से गुणा करेंगे और हमें यह मिलेगा कि यह अंतर बराबर है एफ वाई डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा वाई के। तो अब हमें मिलेगा यह एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यह एफ एक्स वाई बराबर है इस डेल्टा वाई के राइट साइड पर गुणा किया जाएगा तो हमारे पास एफ वाई होगा एक्स वाई और प्लस यह एप्सिलॉन 2 जो हमने यहाँ लिया है और यह डेल्टा वाई है। और ध्यान दें कि यह एप्सिलॉन 2 जो यहाँ आया है अब जाना चाहिए जैसे ही डेल्टा वाई गोज़ टू 0 यह कंडीशन है। इस लिमिट के कारण हमने अगला देखा। अब हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग करेंगे ताकि यह याद रहे कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या था। फंक्शन जो कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, यहाँ एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए बराबर है। कुछ पॉइंट पर यह भागफल बराबर होगा डेरिवेटिव के इंटरवल ए बी में जो था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जिसका हमने पहले अध्ययन किया है। और अब तो यहाँ इस अंतर के लिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं। तो नोटिस करें कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स वाई अपरिवर्तित वाई हम नहीं बदल रहे वाई प्लस डेल्टा वाई वाई यह डेल्टा वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स केवल एक्स में परिवर्तन है। और अगर हम विभाजन करें तो यह है जैसे एफ बी माइनस यहाँ यह एफ ए और यह भी है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और अंतर द्वारा विभाजित है जो है बी माइनस ए। तो इस मामले में यह डेल्टा एक्स होगा लेकिन हम राइट साइड से गुणा करेंगे तो डेल्टा एक्स होगा और डेरिवेटिव स्वाभाविक रूप से विद रिस्पेक्ट टू एक्स है क्योंकि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जो अपरिवर्तित है तो एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव और यहाँ पॉइंट ए आई बीच में था बी और ए के तो यहाँ भी यह तर्क हो जाएगा। यह वेरी करेगा इस x और x प्लस डेल्टा x के बीच में तो हमने इस थीटा 1 का परिचय दिया है। तो यह ठीक होगा x और x प्लस डेल्टा x के बीच जब थीटा होता है 0 और 1 के बीच यह थीटा यहाँ 1 के बीच है और 1 जब 0 के करीब है यह तर्क x के करीब है और जब यह 1 के करीब है जब यह होगा और हो जाएगा x प्लस डेल्टा x तो वास्तव में जो आई यहाँ ओपन इंटरवल स्लैश इंटरवल में कर रहा था एक बी हमारे पास है यह तर्क x प्लस थीटा एक डेल्टा x इस थीटा 1 के लिए और एक तो अब हमारे पास यह लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। और अब एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी क्योंकि हमने माना है एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी और एफ वाई के एग्जिस्टेंस को इसलिए यह कॉन्टिन्यूटी है। पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स की हम यहाँ लागू करेंगे ताकि अगर एफ एक्स कंटीन्यूअस है और लिमिट डेल्टा एक्स 0 हो जाएगी और यह डेल्टा वाई गोज़ टू 0 तो यह एफ एक्स एक्स प्लस थीटा एक डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा एफ एक्स को और पॉइंट एक्स वाई यह वह है जिसका हमने अभी उपयोग किया है ताकि एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी से हमें प्राप्त होगा कि यह डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा एफ एक्स पॉइंट एक्स वाई पर। और फिर एक बार हम लागू करेंगे एक और एप्सिलॉन जैसे हमने पहले किया था वह एफ एक्स और यह एक्स प्लस थीटा एक डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई एफ एक्स के बराबर है एक्स वाई प्लस पर यह एप्सिलॉन और इस एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी होगी कि वह होगा 0 जैसे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई गोज़ टू 0। तो अब इससे हम यह रिलेशन पाते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई
बराबर है डेल्टा एक्स, यह मल्टीप्लाई एफ एक्स एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स, और अब यह है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई। हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स टाइम्स एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डेल्टा एक्स। नहीं, अच्छा, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास ये दो संबंध हैं, हमने साबित कर दिया है यह अंतर। जब हमारे पास यहाँ वेरिएशन है डेल्टा एक्स और वाई, अपरिवर्तित y प्लस डेल्टा वाई है, हमें यह रिलेशन कॉन्टिन्यूटी के कारण मिली थी, और एफ वाई की एग्जिस्टेंस के कारण हमें मिला यह रिलेशन। और इन दोनों के होने के लिए तो याद रखना डेल्टा z को हमने लिखा है इस अंतर में जोड़ और घटाना करके, और अब हम यह एफ एक्स प्लस डेल्टा वाई माइनस को इस एक्सप्रेशन से प्रतिस्थापित करेंगे और इस एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई को इस एक्सप्रेशन द्वारा अब हमें डेल्टा के सब्स्टिट्यूटिंग से प्राप्त होगा डेल्टा एक्स एफ एक्स डेल्टा वाई एफ वाई प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 डेल्टा वाई एप्सिलॉन, जैसे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई गोज़ टू 0। इसका अर्थ है एफ वाई और एफ एक्स के कॉन्टिन्यूटी का एग्जिस्टेंस। हम यह दो सिद्ध कर चुके हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि यह डिफरेंस की परिभाषा है। इसी प्रकार हमने इसका उपयोग इस एक्सप्रेशन को प्राप्त करने के लिए किया। हमने इस तथ्य का उपयोग किया है कि हमारे पास है वह फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस्ट करता है और फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंटीन्यूअस है। बस एक टिप्पणी है कि फंक्शन एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, भले ही पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स और एफ वाई पी पर एक्सिस्ट करते हों। क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स की उपस्थिति पॉइंट पी पर आवश्यक कंडीशन है। यह डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पर्याप्त नहीं है। जो यहाँ लिखा गया है पार्शियल डेरिवेटिव की एक्सिस्टेंस आवश्यक कंडीशन है, इसलिए वे डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं दे सकते। दूसरी ओर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है अगर एफ एक्स और एफ वाई कंटीन्यूअस नहीं है, क्योंकि हमने जो देखा है कि एफ एक्स ओवर एफ वाई या दोनों की कॉन्टिन्यूटी सफिशिएंट कंडीशन है, न कि आवश्यक शर्त। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है यदि एफ एक्स ओवर एफ वाई या एफ एक्स और एफ वाई कंटीन्यूअस नहीं है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स और दूसरे की कॉन्टिन्यूटी की यह एक्सिस्टेंस, एक पार्शियल डेरिवेटिव और अन्य इन दोनों की कॉन्टिन्यूटी की एक्सिस्टेंस पर्याप्त शर्तें हैं। आइए सवालों को जल्दी से देखें। यहाँ कुल डिफरेंशियल ज्ञात करें। फंक्शन z का कुल वेतन वृद्धि पॉइंट पर एक्स वाई के बराबर है। डेल्टा एक्स के लिए 2 3 बराबर 0.1 और डेल्टा वाई जेड 0.2 के बराबर है। कुल वृद्धि को परिभाषित किया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स वाई जैसे, जो कि है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। हम करते हैं z का उपयोग। अब z बराबर एक्स वाई है, यह हमारा फंक्शन है एफ एक्स वाई एक्स वाई। इस मामले में हमारे पास यहाँ इसका प्रोडक्ट है x प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस वाई माइनस यह प्रोडक्ट है एक्स वाई, और तब इस एक्स वाई और फिर एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को खोल सकते हैं तो एक्स वाई कैंसिल होगा और हमारे पास यह एक्सप्रेशन होगी और हम इस डेल्टा जेड को कंप्यूट कर सकते हैं। इस पॉइंट पर 2 3 और डेल्टा एक्स को बिंदु 1 डेल्टा दिया जाता है, वाई को 0.2 दिया गया है और यह 0.72 पर आएगा। अब डिफरेंशियल पर आ रहे हैं जो डी जेड डेल जेड पर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल जेड पर डेल वाई डी वाई है, और इस मामले में डेल एक्स पर डेल जेड वाई और डेल वाई पर डेल जेड एक्स है। इसलिए अब हमारे पास यह एक्सप्रेशन है जिसे डेल्टा एक्स 0.1 डेल्टा वाई 0.2 के साथ इस 2 3 पॉइंट पर कंप्यूट किया जाना है।
तो जान लें कि डी एक्स डी वाई डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ये नोटेशन समान हैं, डी एक्स डेल्टा एक्स के बराबर है, डी वाई डेल्टा वाई के बराबर है, लेकिन डिपेंडेंट के लिए एक अंतर है जिसे हम अब यहाँ देखने जा रहे हैं, और यह डी जेड अब जेड का डिफरेंशियल है। इस पॉइंट पर पॉइंट 7 होगा। तो डेल्टा जेड और डी जेड पर स्वाभाविक रूप से अंतर होता है, लेकिन जब यह डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई छोटी संख्याएं होती हैं तो वे यहाँ एक दूसरे के लिए एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन होंगे, या डी जेड इस डेल्टा जेड टर्म को अच्छी तरह से अनुमानित करेगा। एक और सवाल अब हम दिखाएंगे कि यह डिफरेंशिएबल है और कुल डिफरेंशियल लिखिए। इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने के लिए हम इस मूल परिभाषा का उपयोग करेंगे जिसके डेल्टा जेड को व्यक्त करते हैं इसे बी के टर्म्स में और एप्सिलोन एप्सिलोन 2। तो यह डेल्टा जेड यहाँ इस अंतर के अलावा और कुछ नहीं है, और फिर इसे कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि यह एफ एक्स वाई है। तो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई को। यह एफ एक्स वाई है जिसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर दिया गया है। हम अब यहाँ स्क्वायर खोल सकते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर टर्म यह 2 टाइम्स होगा, एक्स डेल्टा एक्स टर्म होगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर टर्म होगा, यहाँ भी एक टर्म एक्स वाई होगा, यहाँ भी टर्म एक्स वाई स्क्वायर होगा, इसलिए ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और दूसरा हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो होगा। ये कई शर्तें यह एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर से आ रही हैं, क्योंकि अब इसे रद्द कर दिया गया था, क्योंकि ये शर्तें इस प्रोडक्ट के कारण यहाँ 4 टर्म्स होंगे, लेकिन एक को यहाँ रद्द कर दिया जाएगा और वे 6 टर्म्स होंगे, यहाँ टर्म्स होंगे क्योंकि यह एक्स वाई स्क्वायर रद्द कर दिया जाएगा। और अब हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के कोएफिशिएंट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, प्लस एप्सिलोन डेल्टा एक्स और एप्सिलोन डेल्टा 2 के टर्म्स में। यहाँ यदि हम कॉमन डेल्टा एक्स लेते हैं तो यह यहाँ से x है और फिर यहाँ से y है, और फिर हम प्राप्त करेंगे डेल्टा x यहाँ से भी वाई स्क्वायर, तो यह डेल्टा x टर्म के साथ है, और डेल्टा y से हम यहाँ से x प्राप्त करेंगे और डेल्टा y यहाँ भी दिखाई दे रहा है, इसलिए डेल्टा y के साथ 2x डेल्टा 2xy, इसलिए यह वह लीनियर शब्द है जिसे हमने एकत्र किया है और शेष हमारे पास है। इस प्रारूप में रखा गया है कि डेल्टा x के साथ यहाँ जो भी गुणांक हैं और डेल्टा y के साथ भी हमें यह एक मिला है। हमने देखा कि अब हम परिचय दे सकते हैं कि यह हमारा एप्सिलोन 1 है और यह हमारा एप्सिलोन 2 है, और उनके पास प्रॉपर्टी है कि वे जाएंगे जैसे डेल्टा x और डेल्टा y 0 पर जाएंगे, और यह एक कुल डिफरेंशियल टर्म है। और चूंकि यह और यह भी हमारे नोटेशन हैं और वे डेल्टा x डेल्टा y से इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारे पास है a इंटू डेल्टा एक्स बी इंटू डेल्टा वाई एप्सिलोन 1 डेल्टा x एप्सिलोन 2 डेल्टा y। तो हम व्यक्त करते हैं इस z इस फंक्शन को इस तरह से कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, और इसका कुल डिफरेंशियल इस लीनियर टर्म द्वारा दिया जाएगा जो यहाँ x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स के लिए लिखा गया है, और एक्स वाई डी वाई को व्यक्त करें तो यह डिफरेंशियल है। इसलिए अब कंक्लूजन पर आते हैं। हमने चर्चा की है कि इस फंक्शन z को पॉइंट एक्स वाई पर डिफरेंशिएबल कहा जाता है यदि इस पॉइंट पर इस डेल्टा z को व्यक्त करें डेल्टा एक्स बी डेल्टा वाई जोड़े एप्सिलोन डेल्टा एक्स एप्सिलोन डेल्टा वाई, जहां यह एप्सिलोन 1 और एप्सिलोन 2 जाते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0 पर जाते हैं, और यह संख्या a और b भी वे डेल्टा x और डेल्टा y से इंडिपेंडेंट हैं। हमने जिन आवश्यक शर्तों का अध्ययन किया है वे थे f की कॉन्टिन्यूटी, एफ एक्स डिफरेंशिएबिलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स के एक्सिस्टेंस के लिए आवश्यक है, और एफ वाई उस पॉइंट पर जहां हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 2 आवश्यक शर्तें हैं, और पर्याप्त शर्तों के लिए हमने देखा है कि एफ एक्स और एफ वाई के पार्शियल डेरिवेटिव्स की कॉन्टिन्यूटी महत्वपूर्ण है, और या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक का एक्सिस्टेंस और दूसरे की कॉन्टिन्यूटी अर्थात एक की कॉन्टिन्यूटी आवश्यक है, यहाँ पर्याप्त है, क्योंकि एक्सिस्टेंस वैसे भी हमें तुरंत अंतर पर चर्चा करनी है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव की एक्सिस्टेंस महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, तभी हम इस बारे में बात कर सकते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में तो मूल रूप से एक पार्शियल डेरिवेटिव की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पर्याप्त है।
ये वे रेफरेंसेस हैं जिनका उपयोग हमने इन लेक्चर्स को तैयार करने में किया है और आपका बहुत धन्यवाद।